एक तो बोलो। चलिए, तो वेयर आर वी? आपको पता है कन्या पास हो गया? कौन? गणेश। हाँ, आया था उसका मैसेज। जोश भी। अच्छा, अभी ये अटेम्प्ट में एक तो मेरे को आया था मैसेज, कनिष्क का आया था। पुश का नहीं पता मेरे को, कनिष्क का आया था। कनिष्क इज वेरी क्लोज। पता है। कनिष्क मान, मेरे को ना बताया ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्वालिफाइड। इंटर, ये तुम लोग क्या काय त्याला बनलंच नव्हतं, किती वेळ बसलेलो आम्ही. कुठे गेलेला गपशप. पण? गपशप. किती वेळ लागतो तो. हम्म. फटके तुम्हालाच भेटायला पाहिजे पण. हा किती वेळ मला सांगायचं ना, पार्सल दे मला म्हणून. तरी ते येऊन परत खावा आहे. चलिए, चल चल चल। तो अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था बच्चा? फाइनेंशियल खत्म किया था ना, एनालिसिस, कॉमन साइज, कंपेरेटिव, करेक्ट। ये इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ओके, डिटर्मिनेंट्स हो गया। फंडामेंटल एनालिसिस खत्म किया था हमने, ठीक है, रेशियोस छोड़ के। रेशियोस तो ऑब्वियसली मैं बाद में उठा रहा हूं। एंड अभी हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, राइट। कैश फ्लो तक हमने पढ़ लिया बच्चा, ठीक है। चलो आ जाओ, पेज नंबर होगा आपका 18.17। आया? इनफैक्ट चलो आओ बच्चे लोग, लेट्स लुक इनटू टेक्निकल एनालिसिस। अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, देखो अभी पहले समझो बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस इन योर फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी किया, ठीक है। कंपनी का कंपैरेटिव, कंपनी का कॉमन साइज, कंपनी के रेशियोस, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का फंड फ्लो, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का पीएनएल। वहां से हमने कुछ कुछ डेरिवेशंस निकाले एंड हम ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि वेदर वी हैव टू गो अहेड एंड इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट, वॉट, जिसमें से हमने रेशियोस अभी तक नहीं देखा। टेक्निकल एनालिसिस में आप इन्वेस्ट करना या ना करना यही सोच रहे हो, तो बेसिक अपना दिमाग में यही चल रहा है कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। बट दिस टाइम द टेक्निकल एनालिसिस गिव्स अस अ शॉर्ट टर्म प्लान कि मेरे को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, बाय एनालाइजिंग द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। So now it is less about the company and more about what beta the market trends. तो अभी मुझे पता है कि ट्रम्प ने बीच में टैरिफ लगाया था, थोड़ा मालूम है, अमेरिका पागल हो गया था थोड़े साल पहले, चाइना पे लगा दिया था, अब वो इंडिया पे लगा रहे हैं। तो हाउ इज दैट टैरिफ गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट, ऐसा एक न्यूज आया। अब मुझे पता है कि टैरिफ जो है मे बी हर प्रोडक्ट पे नहीं है, हर सर्विस पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई शुड बी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई कि वो टैरिफ कौन से सेक्टर के, कौन से कंपनी को अफेक्ट करने वाला है। फिर मुझे पता है कि उसका इफेक्ट क्या होगा, शेयर नीचे जाएगा, शेयर ऊपर जाएगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दैट
कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा एंड व्हाट नॉट. आई एनालाइज द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट and I try and invest whether I should sell the share, I should buy the share, I should not do anything about it. ये मैं analyze करने का कोशिश करता हूँ. There are some technical analysis tools also and techniques also जो आपको regular market में भी trends analyze करने का power देते हैं. And if you are able to analyze those trends very clearly and nicely, then there is a very good scope that you know when to invest, when to buy, when to sell. तो उसके ही कुछ हम लोग अभी तरीके पढ़ने वाले हैं. ठीक है, माइंड यू इनमें बहुत डीप नॉलेज लगता है. आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए वो लोग ने दिया है. तो इसमें ऐसा सोच के डायरेक्ट कूद मत जाना मार्केट में, ये हमको समझ में आ जाएगा हम करेंगे बोल के. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पैटर्न्स, अ लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ प्रैक्टिकल चीजें तुमको देखनी पड़ेंगी, तब जाके तुमको एक बैठता है कि अच्छा ये टाइम पे ये करना चाहिए, बाय होना होगा या सेल होगा या प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो ध्यान दो. बोलते हैं इन द फंडामेंटल एनालिसिस शेयर प्राइस आर प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेज एनालिसिस. 3 स्टेज क्या? पहले क्या एनालाइज करोगे? कंट्री का इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री, फिर कंपनी. याद है 3 स्टेज एनालिसिस अपन ने किया था. ठीक है. आफ्टर द एनालिसिस हैज बीन कंप्लीट, the deciding factors that emerge are the financial performance indicators like earnings and dividends of the company. The fundamentalist makes a judgment of equity shares value with the risk return framework based upon the earning power and the economic environment. However, in actual practice, it often happens that the shares having a sound fundamentals refuses to raise in value and vice versa. हो सकता है कि शेयर जिसका अच्छा फंडामेंटल है वो ऊपर ना भी उठे एंड जिसका गंदा फंडामेंटल्स है वो ऊपर उठ भी जाए, है ना. We would now examine an alternative approach to predict the share price behavior. This approach is called the technical analysis. It is used in conjunction with fundamental analysis and it not as its what बेटा substitute. तो ध्यान दो, ये लोग क्या बोल रहा है, उसको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ यूज करना पड़ेगा, वो फंडामेंटल का सब्स्टिट्यूट नहीं है. दो बहुत सारे लोग फंडामेंटल देखते ही नहीं है, वो सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे भी इन्वेस्ट करते हैं. बहुत ऐसे है. आप अगर कभी देखोगे तो आप नॉर्मली स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे. जैसे आईसीआईसीआई में मेरा डीमैट अकाउंट है, तो मुझे आईसीआईसीआई से भी रिकमेंडेशंस आते रहते हैं कि सर ये शेयर आप बाय करो, हमारा टारगेट है 3 महीने में 150 रुपए का 180 हो जाएगा. तो दे combine fundamental and technical together. They have tools, they have people. एंड वो लोग बोलते हैं अभी मोस्ट ऑफ द टाइम सही भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी नहीं भी होता है. मार्केट है, कोई कुछ 100% तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता. तो यू हैव टू टेक अ कॉल कि यार ठीक है इसने बोला है, अभी मेरे को इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. ऐसा. टेक्निकल एनालिसिस इज एन एनालिसिस फॉर फोरकास्टिंग द डायरेक्शन ऑफ प्राइसेस. क्या कर रहा है तू बेटा? डायरेक्शन ऑफ प्राइस को फोरकास्ट कर रहा है थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट मार्केट डेटा, प्राइमरीली प्राइस एंड व्हाट बेटा वॉल्यूम. किसका? मार्केट का ना, कंपनी का नहीं. अंडरस्टैंड करो जो मैं बोला था कि फंडामेंटल इज मोर अबाउट व्हाट बेटा द कंपनी एनालिसिस. यहाँ पे तो यार टेक्निकल इज मोर अबाउट व्हाट बेटा मार्केट एनालिसिस. दिस टेक्निक्स assumes market price of securities are determined by demand and supply equilibrium, जो सही भी है. The shifts in the equilibrium gives rise to certain patterns of price and volume of trading which have a tendency to repeat themselves over a period of time. And ये मार्केट का प्रूवन रिकॉर्ड है एक्चुअली कि मार्केट में ना ट्रेंड्स हमेशा रिपीट ही होते हैं. ह्यूमन है ना बेटा, तो एक न्यूज को ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करेंगे वो तो कॉमन ही है. तो द पैटर्न्स गेट रिपीट. तुम्हारा एक्सपर्टीज ये होना चाहिए तुम कितने अच्छे से वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके अपने फेवर में या अपने अगेंस्ट यूज कर सकते हो. तो दैट इज इट रिपीट्स. An analyst who is familiar with these patterns can predict the future behavior of stock prices by noticing the formation of these patterns. These predictions are indicative and does not provide an irrefutable direction. Irrefutable मतलब जिसको हम लोग रिजेक्ट कर ही नहीं. इंडिकेटिव मतलब क्या? बता रहा हूं ऐसा हो सकता है. irrefutable नहीं है about the future trends. In this type of analysis, no weight is given to intangible items like investor attitude, market sentiment, optimism, pessimism, है ना. तो ये ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ मार्केट का जो मूवमेंट है उस पर ही बात करते हैं. Technical analysis is based on the following assumptions. The interplay of demand and supply determines the market value of the share.
Supply and demand are governed by various facts, both rational and irrational. Stock values tend to move in trends that persist for a reasonable time. तो ट्रेंड में ही जाएगा और वो ट्रेंड एक रीजनेबल टाइम के लिए रहेगा. The trends change as a result of change in demand and supply. Shift in demand and supply can be detected in chart of what beta market action. तो लोग चार्ट बनाते हैं. कैसा चार्ट? ऐसा भी हो सकता है आपका, एक ये वाला भी हो सकता है. ठीक है, तो इसमें वो लोग डिटेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. चार्ट पैटर्न्स टेंड टू रिपीट देमसेल्व्स एंड दिस रेपिटेशन कैन बी यूज्ड टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स. मार्केट बिहेव इन अ रैंडम स्टाइल. अभी है ना दो कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली. एक तो तू बोलता है कि तू डिटेक्ट कर सकता है पैटर्न्स को, एंड फिर बोलता है तू रैंडम स्टाइल में मूव करता है. अगर तू रैंडमली मूव करता है तो पैटर्न शुड नॉट बी एबल टू बी डिटेक्टेड, बट तू बोलता है कि तू डिटेक्ट कर सकता है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, अजम्पशन है, पर इतना कुछ खास. Market discounts every future event that has a bearing upon what beta share value. Discounts मतलब यूसेस. ओके, कोई भी फ्यूचर इवेंट्स होने वाला है जो शेयर का पैटर्न पे है. देखो मालूम है, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना, उसका इफेक्ट भी इंडियन मार्केट्स पे पड़ता है. वहां पे राष्ट्रपति कौन आएगा, इस पे इंडियन मार्केट्स भी ऊपर जाता है या नीचे जाता है, बहुत सारा चीज में. उधर उधर रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, अपना मार्केट्स को अफेक्ट पड़ा था. तो ऑल दैट थिंग्स हैपेंस. अभी इसका अलग अलग थ्योरीज है. यहां तक क्लियर है बच्चा? तो देयर इज वन थ्योरी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, डाउ जोन्स थ्योरी. डाउ जोन्स थ्योरी क्या बोलता है? दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट थ्योरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. द थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय चार्ल्स एच डाउ ऑफ द डाउ जोन्स एंड कंपनी, who was the first editor of the Wall Street Journal of USA. According to this theory, share price demonstrate a pattern over 4 to 5 years. These patterns can be divided into 3 distinct cyclical trends: primary, secondary, and what beta intermediate. Secondary और intermediate और what beta minor trends. तो डाउ जोन्स का बहुत कहना सिंपल है. 4 से 5 साल का टाइम लो और तुम देखो हर 4 से 5 साल में मार्केट एक ही तरीके का ट्रेंड को रिपीट करता है. ठीक है, जो नॉर्मली अगर तुम मार्केट एनालाइज करने बैठो तो तुमको समझेगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब मार्केट बहुत ऊपर जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब मार्केट एकदम नीचे आता है. करेक्ट है? अभी जैसे थोड़े दिन पहले मार्केट नीचे आया था 2024 में या 25 में ही, रादर अपन ने देखा था कि मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है. पब्लिक पागल हो गए थे, शेयर्स के प्राइस इतने आधे से ज्यादा भी गिर गए थे. ठीक है, तो दैट ट्रेंड्स आर देयर. तो डाउ जोन्स बोलता है मैं 3 तरीके का ट्रेंड्स तुमको दे सकता हूं. प्राइमरी ट्रेंड क्या बोलता है? The primary trend last for 1 to और बेटा 3 years. तो 1 to 3 years तक प्राइमरी ट्रेंड्स क्या करेगा? लास्ट करेगा. Over this period, the market exhibits definite upward or downward movement, which is punctuated by short span of what beta trend reversals in the opposite direction. Punctuated मतलब क्या? Stopped. पंचुएशन पूरे सेंटेंस को क्या करता है? ब्रेक करता है ना, कॉमास. तो ये क्या बोलता है कि इन द फ्यूचर से, ये फ्यूचर का मैं बात कर रहा हूँ. हाँ, सो मैं ऐसे बोलता हूँ 2025, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे में कुछ 5 साल का बात कर रहा हूँ, 5-6 साल का. तो बोलता है इसमें तेरे को क्लियर कट समझेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे, पर जिंदगी में ना मार्केट कभी ऐसा नहीं जाता है, कभी भी नहीं. कितना खाया बे? कभी मार्केट ऐसा नहीं जाता है. द मार्केट विल ऑलवेज गो पंचुएट करेक्शन, हमेशा ऐसे. बट यू विल गेट अ क्लियर ट्रेंड. मार्केट ऊपर जाएगा या सेम नीचे आएगा तो भी मार्केट विल नेवर फॉल डायरेक्टली, इट विल गो ऑलवेज दिस वे. फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. बट क्लियर ट्रेंड क्या दिखता है बेटा? मार्केट नीचे जा रहा है. सो दीज आर पंचुएटेड. पंचुएशन है ना, दीज आर पंचुएशन बाय ट्रेंड रिवर्सल. तो ज्यादा नीचे जा रहा है तो थोड़ा, क्योंकि वो ह्यूमन मेंटालिटी है. अभी समझो बेटा, कोई कोई बंदा रहता है जिसने एक सर्टेन प्राइस पे शेयर खरीदा रहेगा,
ठीक है। अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई बोलता है मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो मतलब मैं शेयर्स को क्या करता हूँ, सेल करता हूँ, तो वो लोग शेयर्स को सेल करते हैं। जब ऐसे सेल होता है तो थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा ना, सप्लाई बढ़ा तो प्राइस क्या हो गया नीचे। तो अभी मैं आपको ऊपर वाला इजीली समझेगा, देखिए। तो ना मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर किसी को लगता है अभी मैंने ये प्राइस पे शेयर खरीदा था, इधर मैं बेच देता हूँ। हर एक कोई ऐसा 10-15 साल के लिए नहीं रखता, 1 साल के बाद उसको लगता है बेच देता हूँ। अभी वो जैसे ही बेचते हैं सेलिंग बढ़ जाता है, सेलिंग बढ़ जाता है तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। फिर नीचे आने के बाद वापस कुछ लोगों को लगता है अरे अच्छा प्राइस पे आया, उठा लो, फिर उठाते 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 फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है, फिर लोगों को लगता है कि अभी अच्छा टाइम है, वापस क्या करते हैं, बेच देते हो, थोड़ा सा टाइम के लिए वापस नीचे आएगा फिर। तो इसीलिए वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट। ठीक है, तो यहां तक समझ रहे हैं पंचुएशंस क्या बोलता है। ये वापस पढ़ते हैं एक बार, ये लाइन देखो। बोलता है ओवर द दिस पीरियड द मार्केट एग्जिबिट्स अ डेफिनेट अपवर्ड और अ डाउनवर्ड मूवमेंट। ये मूवमेंट इज पंचुएटेड बाय शॉर्ट स्पैन्स ऑफ ट्रेंड रिवर्सल्स इन व्हाट बेटा द ऑपोजिट डायरेक्शन। The trend reversal is called the secondary trend. The primary trend is indicative of the overall pattern of the movement. तो ये जो trend reversal हुआ वो क्या माना जाएगा बेटा, secondary. In the Dow Jones theory, in the Dow theory, the primary trend is the major trend of the market, which makes it the most important one to determine. This is because the overriding trend is the one that affects the movements of what beta stock prices. The primary trend will also impact the secondary and the minor trend within the market. If the primary trend is upwards, it is called a bullish phase. And if the primary trend is downward, it is called the bearish phase. समझा? तो बुल्स एंड बेयर्स तुम सुनते हो ना हमेशा। जिंदगी में अभी तक मनी कंट्रोल है क्या फोन में? हाँ कितने लोगों का नहीं है? करो करो करो। मनी कंट्रोल, हाँ वही ऐप है मनी कंट्रोल। नहीं है? इंस्टाग्राम है सबका? मनी कंट्रोल डालो। मनी कंट्रोल इज अ गुड ऐप। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस, जो नोटिफिकेशंस भी बहुत अच्छे आते हैं। तुम सिर्फ नोटिफिकेशंस पढ़ोगे ना तो दुनिया में क्या हो रहा है तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन सा कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, कुछ बड़ा मूवमेंट हुआ, अर्थक्वेक भी आता है ना तो मनी कंट्रोल देता है कि दिल्ली में 8 पॉइंट जो भी रिक्टर का अर्थक्वेक हुआ ऐसा। प्लस तुमको मनी, अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर में, मनी कंट्रोल में यू गेट ऑल स्टॉक्स का इंफॉर्मेशन, कौन सा स्टॉक ऊपर गया, मार्केट ऊपर, ब्रैकेट प्राइस क्या है, जो तुम अभी नेक्स्ट ग्रुप में CMSL में या SLCM जो भी है तुम्हारा सीखने वाले हो, हाँ तो वो हमेशा चेंज करते हैं। तो उसमें आप सीखने वाले हो बहुत सारी चीजें। तो ऑल दिस थिंग्स यू विल बी एबल टू लुक एट मनी कंट्रोल। तो अभी हम लोग वो थोड़ा सा मनी कंट्रोल पे देख भी लेंगे। बट डू अंडरस्टैंड द जनरल टर्म ऑफ द मार्केट इज, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश, मार्केट जब नीचे आ रहा है तो मार्केट इज गोइंग टू बी और बेटा बेरिश, ऐसा। ठीक है, सो दैट इज ये आपका बुलिश फेज है। देख ऊपर गया थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर एक पीक आया, पीक के बाद वापस वो नीचे जाना चालू। ठीक है, इसी का उल्टा होगा बेरिश। अभी ये क्या बोलता है, फिलहाल ऊपर वाले का बात कर रहे हैं। इन द बुलिश फेज आफ्टर ईच पीक देयर इज अ फॉल बट सब्सिक्वेंट राइज इन द हायर देन द प्रीवियस वन। द प्राइस रीच अ हाई लेवल with each race after the peak has been reached. The primary trend now turns into what beta the bearish phase। तो मतलब नीचे जाने का trend। अभी ये bearish phase है, तो बेयर में नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, बॉटम हो गया, बॉटम के बाद वापस ट्रेंड रिवर्सल होना चालू करेगा। तो in the bearish phase the overall trend is that of declining share value. After each fall there will be a slight rise but again subsequent fall will be even sharper, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी ट्रेंड, सब्सिक्वेंट ट्रेंड। In the Dow Jones theory, primary trend is the main direction in which the market is moving. Conversely, a secondary trend moves in the opposite direction of the primary trend. तो मैं बोलता हूं कि ये अगर मेरा प्राइमरी ट्रेंड है तो ये जो ऊपर ऊपर जा रहा है ना हर जगह पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब सेकेंडरी या मेरा सब्सिक्वेंट ट्रेंड। ठीक है, फॉर प्राइमरी ट्रेंड विल बी encompassed
of secondary downward trends. This is the movement from a consequently higher high to high to a consequently lower high. ये नहीं समझते तो जाने दो, ये तुमको थोड़ा ज्यादा हो जाएगा समझने के लिए, ये कर ठीक करो. This is the movement from a consequently high to consequently lower high. ये इतना कैंसिल करो. Now, in a primary downward trend, the secondary trend will be upward move or a rally. This is the movement from consequently lower to low, consequently higher to. ठीक है. In general, a secondary or an intermediate trend typically lasts between 3 weeks and what beta 3 months. तो ऊपर वाला 1 to 5 years primary trend. Secondary what beta 3 weeks to what beta 3 months, where the क्या retractment of secondary मतलब reversal of secondary trend generally ranges between third one third और what बेटा 2/3 of the primary trend movements. ठीक है. देन उससे भी छोटा कुछ दिनों के लिए आएगा what बेटा minor trend. The last of the 3 trend types in a Dow Jones is minor trend, which is defined as a market movement lasting less than what beta 3 weeks. Minor trends are changes occurring every day with a very narrow range. These trends are not decisively for any major movement. The minor trend is generally the corrective moves and the secondary move of those moves that go against the directions of what beta secondary. तो सेकेंडरी का भी उल्टा मतलब प्राइमरी वाले के है, बट वेरी शॉर्ट टाइम के लिए उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा माइनर. ठीक है. तो ये आपका डाउ जोन्स थ्योरी आया, इस पे शॉर्ट नोट आया तो आ सकता है. बहुत ब्रीफली अंडरस्टैंड करो. डाउ जोन्स सिंपल है, बोलता है ओवर अ 5 years पीरियड मार्केट विल रिपीट इटसेल्फ. डाउ जोन्स के हिसाब से 3 ट्रेंड्स है. 3 ट्रेंड्स क्या है, किस तरीके से कितना टाइम के लिए रहते हैं और उनका पैटर्न क्या होगा. तो बेसिकली मैं ऐसा अगर आपको बोलूं, प्राइमरी और माइनर एक ही तरीके से जाते हैं. Secondary is the reversal of primary. Minor is the reversal of secondary. Again, time span is very important. जैसे तुम्हारा मेजर ट्रेंड जो है वो 1 से 3 साल, ये 3 वीक से 3 महीना, एंड लास्ट वाला जो है सिर्फ लेस देन और इक्वल टू व्हाट बेटा 3 वीक्स, ये तेरा माइनर ट्रेंड हो जाए. ऐसा आपको लिखना है. इतना भी लिखोगे तुम्हारा अच्छा खासा आंसर बन जाएगा. तो अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. डोंट ब्लैबर एनीथिंग इन द पेपर इफ इट कम्स. ठीक है. चलो, तो ये डाउ जोन्स थ्योरी हो गया. नाउ वी कम टू टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. तो पहले थोड़ा सा देखा जाए. फिर मैंने कैमरा ही चालू नहीं किया. हो. तो ऐसा ही लोगो दिखेगा तुमको, एम लिखा हुआ, मनी कंट्रोल का. ऑब्वियसली ऐप और ये साइट बहुत अलग होंगे. ठीक है. मनी कंट्रोल कम्स विथ एवरीथिंग. सो सी, लेट्स गो टू मार्केट्स. देखो, ये ऐसे तुमको बहुत सारा मिलेगा. वोडाफोन आइडिया शेयर्स राइज 3% आफ्टर मूविंग पेटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट डीओटीज कैलकुलेशन ऑफ वॉट एवर. तो ये कुछ तो तुमको समझेगा कि हो रहा है ऐसा. लॉट ऑफ न्यूज एंड ऑल दैट थिंग. तो हियर इज योर मार्केट. सो आपको सेंसेक्स समझेगा, आपका इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी है, बीएसई स्मॉल कैप. तो दीज आर ऑल इंडेक्स. देन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोटक का क्या है, ये एग्जैक्टली नहीं समझेगा, बट एटलीस्ट यू विल, एक बार ही जाओगे तो तुमको बाद में रिलेट होता रहेगा. स्टॉक एक्शंस देख. टॉप गेनर्स आज के लिए कौन है, एफएनओ सिंगल डे वाले निफ्टी 50 के. फिर टर्निंग बुलिश टर्निंग बेरिश कौन है, बुल बेरिश दिख रहा है. तो ये है पूरा उसका स्टॉक इंडिकेटर्स. फिर ये एनएससी का है कि एनएससी में ओनली बायर्स ओनली सेलर्स, प्राइस स्टॉक क्या है, बहुत सारा चीज है. यूएस एक्शन है, क्रिप्टो एक्शन है, ईटीएफ्स है. ऐसे यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट. तुमको ऐप ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगेगा. अभी इसमें अगर मुझे कुछ देखना है, किसका देखना है बोल, रिलायंस का देखे जाना भाई. तो देख आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर, फुटवेयर, इंफ्रा, इतना सारा रिलायंस का है. तो अपन
जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये अपन करते हैं क्रूच। जो नहीं जा रहे, हाँ देख, ये आज का तेरा प्राइस है। देखा इमीडिएटली चेंज हुआ, दिख रहा है तुमको? कल के प्राइस से 4 रुपया 20 पैसा बढ़ा हुआ है। परसेंटेज वाइज में 0.33% का क्या है, ग्रोथ है। ठीक है। डे रेंज आज कितने पे खुला, कितने पे लो गया, कितने पे हाई गया आज के दिन में। अभी भी चल रहा है, 3:30 बजे तक मार्केट चलता है। 52 वीक रेंज, पिछले 52 वीक में लोएस्ट कितना गिरा था, हाईएस्ट कितना गिरा, व्हाट इज द वॉल्यूम दैट इज बीन ट्रेडेड। तो आज के दिन में 50,36,748 शेयर्स आर ट्रेडेड इन द मार्केट। करेक्ट है। फिर बिड एंड आस्क रेट, बिड मतलब बाइंग रेट, आस्क का मतलब क्या बेटा, सेलिंग रेट। ये रेट पे बाय हो रहा है, ये रेट पे सेल हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से वो होगा। अभी ये है चार्ट, ठीक है, जो आपका अभी आएगा ये टेक्निकल चार्ट्स। ठीक है। देयर इज ऑल्सो व्हाट बेटा, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, ये जो मैं तुमको अभी दिखाया, दिस इज योर लाइन चार्ट। ठीक है। देन यू हैव अ बार चार्ट। बार चार्ट क्या होगा, सेम होगा बट बार में आएगा। ठीक है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स ऐसा दिखता है। अभी यार लेट अस गो टू एडवांस चार्ट्स। एसी कम कर लेंगे, टेम्परेचर बहुत गर्म हो रहा है, ये कम कर। आ गया, हो गया, चलो इधर ध्यान दो। कैंडल स्टिक्स किधर गया यार, इधर है। नहीं नहीं, इधर होता था पहले मैं, हाँ ऊपर ऊपर है, सॉरी। हाँ ये देख, ये दिख रहा है, ये कैंडल स्टिक्स है। हाँ ये कैंडल्स, ये बार चार्ट्स। एक मिनट रुको। आई कांट मेक इट बिग, आई वांटेड टू मेक इट फुल स्क्रीन बट नहीं हो रहा है। जूम से शायद ना हो इतना। क्या है वो मेडिसिन? हाँ बात बताओ, इधर दिख रहा है। वो रिलायंस वाला ये हटाओ ना, उसके ऊपर 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 ये ना, हाँ। ओके 2 मिनट ध्यान देना अभी। अपन कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हैं, एकदम ऐसा तुमको टाइम पास के लिए बता रहा हूँ, पहले अंडरस्टैंड करो। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोस। ये तुम्हारा बार चार्ट है, यहाँ पे तुमको अलग तरीके का बार चार्ट दिख रहा है। ठीक है। अब एज आई गो ना, तो मैं देख और इजीली जा रहा हूं। अभी है ना, ये आइडियली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखो, अगर मैं ये पार्ट का बात करूं, तो यहाँ पे तेरा प्राइस खुला था, इतना नीचे गया, इतना ऊपर गया हाईएस्ट, फिर वापस नीचे आके दिस इज द क्लोजिंग। इस तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड देन विद दैट यू आर सपोज टू एनालाइज, देख ट्रेंड कुछ तो है कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। अब अगर डोमिनेंट ऊपर है तो ग्रीन दिखेगा, मतलब पिछले वाले से ज्यादा है तो ग्रीन दिखेगा, पिछले वाले से कम है तो क्या दिखेगा बेटा, रेड दिखेगा। तुमको समझ रहा है, इधर नीचे जा रहा है तो रेड हो रहा है, फिर अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लोग चार्ट अपने को दिखाते हैं। I still wanted to see, can I change in here? मैं तो नीचे आ जा रहा, चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है।
अरे अभी वापस कैसे जाऊँ? नहीं, हाँ हो गया, हो गया। हाँ अभी ना, कैंडल स्टिक्स आर ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम वे, बट इसको कैंडल स्टिक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इधर है ना, इट लुक्स लाइक अ कैंडल। ठीक है, अभी इसके ना अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, लाइक इफ आई अंडरस्टैंड। हाँ, इसको ना, ये वाला दिख रहा है तुमको, इसको हैमर बोलते हैं। हैमर जैसा लगता है, देखना है, ऊपर है और नीचे एक डंडा है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे उसमें पैटर्न्स होते हैं, तो आपको एनालाइज करना है कि समझो ये पैटर्न आया तो इसके बाद ट्रेंड रिवर्स ही होगा, तो उस पे अपन क्या करते हैं फिर, बेचते हैं या खरीदते, जो भी ट्रेंड तुम्हारा रिवर्स होगा, देन तुमको समझता है कि ये पैटर्न पे अभी टॉप आएगा, इसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड चालू होगा, तो डाउनवर्ड में जाते हैं। ऐसे उसके काफी सारे पैटर्न्स है, उसका पूरा एनालिसिस होता है। एंड ये कैंडल्स आप जैसे पे करो वैसे मिनट मिनट पे भी जनरेट होता है, आरली भी जनरेट होता है, सेकेंड्स पे भी जनरेट होता है। तो यू शुड हैव दैट वेरी क्लियर आई कि मैं अगर सेकेंड्स पे करो तो जब तक तक कैंडल आएगा मैं सेकेंड्स में पहचान सकता हूँ, अच्छा ये पैटर्न बना, अभी नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, बाय और सेल का रिवर्सल होगा, तो मैं फटाफट इधर ट्रेड मारता हूँ, रिवर्स करके सेल, और वो होता है नॉर्मल केसेस में। अभी अगर जैसे वॉर वॉर जैसा सिचुएशन चल रहा है तो यूजुअली दे से डोंट वाउच ऑन कैंडल स्टिक्स वगैरह, बट दीज आर ऑल द टेक्निकल पैटर्न्स। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इधर अपन कंपनी पे रिलाई नहीं कर रहे, इधर अपन किस पे रिलाई कर रहे हैं, मोर ऑन द मार्केट मूवमेंट। तो ये इसका प्रॉपर लोग ऐसा सिखाते भी है, बट उधर मत जाओ, वो लोग ऐसा उल्लू बनाते हैं। कोई अच्छा अच्छा किसी के पास जाओ, मतलब घर से लोग पागल की तरह कुछ भी बोल के उल्लू बना के घर भेज देते क्या। हाँ उसी वही इसीलिए नाम है उसका नाम, ये देखना, ये हैमर जैसा लग रहा है ना तेरे को, ऐसा। ये इन्वर्टेड हैमर बनता है कभी, ये नॉर्मल हैमर है, ये देख ये वाला तेरे को दिखेगा, ऐसे बहुत है एक्चुअली। स्पिन टॉप है, ये ऐसा कुछ तो आता है, काफी है, इसमें भी दो चार दिए हुए लोग ने। एंड देन यू हैव पॉइंट एंड फिगर्स चार्ट, जो इधर नहीं है, ये आजकल ज्यादा यूज नहीं होता। हाँ X0 में होता है सेम। ठीक है, फिर ये तो तुमको अभी पता है, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। लाइन चार्ट, चलो अपना कितना बजे तक है, 4। चलो, टूल्स ऑफ और टेक्निकल एनालिसिस। The two variables concerning group of securities or individual securities that the technicians watch are the behavior of price and volume of trading. दो important चीज है, price कैसे जाता है, कितना volume में trade हो रहा है, contributing to and influenced by the changing prices. The technical analysis use two major types of tools in their analysis, that are the charts and the price indicators. Charts में क्या क्या है, these are the plottings of prices and the trading volumes on some kind of what beta chart. तो plot करते रहो कि इतना बड़ा इतना कम हुआ, volume इतना बड़ा इतना कम किया. The purpose of reading and analyzing this chart is to determine the demand supply equation at various levels and thus to predict the direction and the extent of the future movement of prices. The charts are not infallible, मतलब वही गलत तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है, but because of their repeated accuracy they have come to be what beta accepted. In all the charts a correlation exists between market price action and the volume of trading when the price increase is accomplished by what beta surge in the trading volumes. It is a sure sign of strength. On the other hand, when there is the decline in share prices is accompanied by increased volume, मतलब क्या है, देखो प्राइस अगर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो मतलब अभी प्राइस और बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं, तो मतलब प्राइस तो और बढ़ेगा। पर उल्टा है, प्राइस गिर रहा है और लोग और बेच रहे हैं, तो प्राइस फिर और गिर जाएगा। फिर उल्टा, प्राइस बढ़ रहा है पर लोग बेच नहीं रहे, तो प्राइस विल नॉट बेटा स्टेबलाइज, प्राइस विल नॉट फॉर इंक्रीज मोर, ऐसा वो लोग करते। ठीक है, सो बोलते हैं ऑन द अदर हैंड व्हेन द डिक्लाइन इन शेयर प्राइस इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज्ड वॉल्यूम्स
it is an indicative of beginning of what beta, a bearish trend. There are 4 ways to construct a chart. These are line chart, bar chart, candlesticks and what beta, point and figures. Line charts क्या है? Simple है, lines. A line chart is a style of chart that is created by connecting a series of data points together with a line. This is the most basic type of chart used in finance and is generally created by connecting a series of past price together with what beta, a line. ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग को? ये लोग क्या करते हैं इसमें, अभी जो भी है प्राइजेस, तो उसको प्लॉट करते हैं ऐसे, फिर इसको क्या करेंगे, एक लाइन से कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या बन गया आपका लाइन चार्ट. Line charts are mostly basic type of charts because it represents only the closing prices over a set period. The line is formed by connecting the closing prices of each period over the time frame and the intra period. Highs and lows of stock prices are ignored. These type of charts are useful for making broad analysis over a long period of time. अभी इसमें ना एक ऐसा होता है, मतलब एक ट्रेंड लाइन होता है, ऐसा एक लाइन निकलना होता है जो है ना मैक्सिमम पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ को कवर करे. फिर यूजुअली ऐसा मानते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो यू शुड बाय, ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो यू शुड व्हाट बेटा, सेल. तो इस तरीके से वो करने का कोशिश करते हैं, बट एक बहुत बेसिक तरीका है ये. बट फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना इज ऑल्सो अ स्किल, कि तुमको ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करना है कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ को वो कवर करना चाहिए, तो वो ट्रेंड लाइन माना जाए. तो वो बहुत बेसिक तरीका है एकदम. दिस इज द फर्स्ट थिंग दे विल ऑलवेज टीच यू, ट्रेंड लाइन. देन यू हैव व्हाट बेटा, बार चार्ट्स. बार चार्ट expand upon the line chart by adding a open, high, low and what बेटा, close. जो अपन ने देखा, अपन ने क्या बोला कि इधर ओपन हुआ, फिर इधर इतना नीचे गया, फिर इतना हाई गया, और इधर क्या हुआ बेटा, क्लोज हुआ. तो ओपन, लो, क्लोज एंड व्हाट बेटा, हाई. तो ये ऐड होता है आपके बार चार्ट्स. और द डेली प्राइस रेंज, इन अदर वर्ड्स टू द मिक्स. तो ये इसी को डेली प्राइस रेंज भी बोलते हैं, टू द मिक्स. द चार्ट इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्टिकल लाइंस दैट रिप्रेजेंट्स द प्राइस रेंज फॉर अ गिवन पीरियड विद अ हॉरिजॉन्टल डैश ऑन ईच साइड. तो हॉरिजॉन्टल डैश है ना बेटा, ईच साइड represents the open and closing prices. The opening prices is the horizontal dash on the left side. तो इसलिए ये ओपन हुआ लेफ्ट साइड वाला, एंड राइट साइड वाला डैश हमेशा क्या होता है बेटा, क्लोज होता है. ये यूनिवर्सल बना के रखा है वो लोग, ठीक है, कि इधर भी इसका अलग नहीं मिलेगा. अनलेस आप पेपर में लिखो, आप अलग बना सकते हो, है ना. So the opening price is the horizontal dash on the left side of the horizontal line and the closing price is located on the right side of the line. If the opening price is lower than the closing price, the line is often shaded black to represent a raising period. The opposite is true for a falling period which represents what beta, red shade. ठीक है, वो तो हमने देख लिया अभी अपने ब्लैक एंड व्हाइट बुक में अपने को नहीं दिख रहा है, बट दिस इज ऐसे देखा था ना, याद है, नीचे ग्राफ्स थे एंड यहाँ पे अपने को बार चार्ट्स दिखे थे. ये किसका है, इन्होंने किसका लिया है, SPX का कुछ तो लिया है. Now comes what beta, candlestick. So like the bar chart, the candlestick charts have a thin vertical line showing the price range for a given period and it is shaded differently. अभी ना तुम देखो तो candlestick आपको वो बार चार्ट की तरह दिखेगा, बट इसको ना शेड किया है. समझ में आ रहा है? ऐसे ही दिखा ना अपने को. तो फिर ये रेड रहेगा या तो ये ग्रीन रहेगा. अगर रेड रहेगा तो इसका मतलब क्या, ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे हो चुका है, मतलब ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है. और ग्रीन रहेगा तो उल्टा माना जाएगा कि ओपनिंग इज लोअर एंड क्लोजिंग इज व्हाट बेटा, हायर. तो ये ओपनिंग माना जाएगा और ये क्या माना जाएगा बेटा, कलर के हिसाब से चलता है. ठीक है, शेडेड डिफरेंट कलर बेस्ड ऑन वेदर द स्टॉक एंडेड हायर और व्हाट बेटा, लोअर. The difference is the white bar or rectangle that represents the difference between the opening and the closing prices. Falling periods will typically have red or black candlesticks bodies, while raising periods will have a white or a clear candlesticks bodies. Days where the opening and closing prices are the same
will not have any wide body, मतलब वो तो ऐसा ही दिखेगा आपको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है तो कोई बॉडी नहीं दिखेगा, और रेक्टेंगल एट ऐसा कुछ दिखाने का कोशिश किया है लोग ने। मच्छर है क्या आपका? ठीक है, ध्यान देंगे। फिर पॉइंट एंड फिगर्स चार्ट्स, पॉइंट एंड फिगर्स में क्या बोलते हैं देखो, दिस टाइप ऑफ चार्ट्स एम्फोसिस इज लेड ऑन चार्टिंग द प्राइस चेंजेस only and only time price changes only and time and volume element are what beta ignored, तो इधर सिर्फ price changes कर रहे हैं। The first step is drawing the figures and point charts is to put x in the appropriate price column of the graph. Successive price increase are added vertical upwards in the same column as long as uptrend continues. Once the price drops, the figures are then moved to another column with what beta zeros. तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऐसे कर रहा हूँ। फिर जैसे ही घटने लगेगा मैं यहाँ से जीरो चालू करेगा, फिर वापस बढ़ने लगेगा, फिर वापस ऐसा करेगा, एंड इसीलिए तुमको फिर वो ऐसे दिखता है। समझ में आ रहा है? तो शायद बड़ा 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 फिर कम हुआ, कम होते होते इधर आया, फिर नेक्स्ट इज वापस बढ़ा ना तो इधर आएगा, फिर कम हुआ तो इधर आएगा, ऐसा वो लोग पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में डालते हैं। ये एग्जाम में आएगा तो सिर्फ लिखना, ये चार्ट बनाने मत बैठना ना, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, कैंडल स्टिक्स का बार का बना सकते हो, पॉइंट एंड फिगर्स का ट्राई भी मत करना। ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, आई नो थ्योरी है तो थोड़ा तुमको कंटाला आएगा। ये एक सेट अपना खत्म हो गया रिस्क एंड इट्स टाइप्स को 5 मिनट में। तो अभी एक थ्योरी के ना अपना ये आई थिंक लास्ट पार्ट है, फिर थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर कुछ सम्स एंड देन विल क्विकली जंप ऑन टू द रेशोस। देखो, रिस्क एंड इट टाइप्स ये अच्छा पार्ट है थोड़ा। रिस्क एंड इट टाइप्स ये बोलते हैं कि दुनिया में दो तरीके का रिस्क हो सकता है। देख किसका है, लो ना, अपना फोन तो आइडेंटिफाई कर। अरे उसने बुलाया मुझे। हाँ ध्यान दो। तो दुनिया में कितना तरीके का रिस्क हो सकता है, ये लोग फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो बोलता है दो रिस्क है, एक सिस्टमैटिक रिस्क और एक क्या बेटा, अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये भी आपको शॉर्ट नोट के तौर पे पूछा जा सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है कि टाइप ऑफ रिस्क क्या है, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक का डिफरेंशिएशन दे दो करके ऐसा। तो सिस्टमैटिक रिस्क है ना जो सिस्टम बेस्ड है, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज नॉट सिस्टम बेस्ड, बट दिस इज व्हाट बेटा पर्सनल, दिस इज व्हाट बेटा पर्सनल। ठीक है, अब एक इजियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, तो हम बोलते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा है ना जो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसमें अपना अकेले का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपन सब मर रहे हैं उसके साथ अपन भी मर ही रहे। ठीक है, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक वो है जो अपना पर्सनल रिस्क है। ठीक है, वो सिर्फ अपने को ही अफेक्ट करेगा। जैसे अभी से एक नदी है, नदी में बहुत सारे बोट्स है। ठीक है, दे आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ व्हाट बेटा, टेकिंग पैसेंजर फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिवर टू व्हाट बेटा अनदर एंड ऑफ द रिवर। ठीक है, तो ऐसे से 50 बोट्स है, बहुत बड़ा नदी है, अभी नदी में आ गई बाढ़, सारे बोट डूब गए, ये सिस्टमैटिक रिस्क हुआ। दिस इज अफेक्टिंग व्हाट बेटा एवरीवन, यू कैन डू रियली ग्रेट डील ऑफ थिंग्स अबाउट इट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल टर्म्स में, ऑयल प्राइस रेज हो गया, वॉर हो गया, सिस्टमैटिक रिस्क है, सबको एक साथ ही उसमें जलना पड़ेगा। अनसिस्टमैटिक इज ऑब्वियसली योर पर्सनल अफेयर। नदी में बोट है 50, पर सिर्फ मेरे बोट में होल है, तो अब डूबेगा कौन, सारा तो नहीं डूबेगा, डूबेगा सिर्फ मैं। पर अब यहां से मेरे को एक और चीज समझती है कि सर सिस्टमैटिक रिस्क में ना मेरा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन नॉट एलिमिनेट सिस्टमैटिक रिस्क, आई कैन ओनली मिटिगेट द एफर्ट्स।
द रिस्क का जो इफेक्ट्स है उसको मैं मिटिगेट का मतलब कम कर सकता हूँ, मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ। बट जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो तो मेरा पर्सनल है, आई कैन हैव अ कंट्रोल, आई कैन ऑल्सो एलिमिनेट इट टू अ लार्जर। बट उधर है ना, अगेन व्हेन यू आर राइटिंग ऑल्सो वर्ड एलिमिनेट मत ही यूज करो, उधर भी मिटिगेट इन अ लार्जर मैनर ऐसी बोलना, क्योंकि जिंदगी में कोई भी रिस्क तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ऐसा सोचो। तो पूरे एरिया का लाइट जाना वर्सेस अपने क्लास का अकेले का लाइट जाना, दैट इज द होल थिंग। पूरे एरिया का लाइट गया तो क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क। मेरा अकेले का लाइट गया तो क्या बनना बेटा, अनसिस्टमैटिक। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, अनकंट्रोल्ड, मैक्रो इन नेचर, अनसिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड एंड व्हाट बेटा, माइक्रो इन नेचर। ठीक है, systematic risk beta, those forces that are uncontrollable, external and broad in their effect are called sources of systematic risk. Systematic risk is due to the influence of external factors on an organization. Such factors are normally uncontrollable from the organization's point of view. Systematic risk is macro in nature and it affects a large number of organizations operating under similar stream or same domain. It cannot be planned by the ऑर्गेनाइजेशन, नहीं प्लान कर सकते हो तुम। अनसिस्टमेटिक शायद तुम प्लान कर सकते हो, है ना। इन दिस वे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल चेंजेस आर द सोर्सेस ऑफ व्हाट बेटा, systematic risk. For example, if an economy moves into recession or if there is political upheaval it will cause the prices of nearly all the securities, whether bond or equity, to what beta, decline. तो पूरा कंट्री रिसेशन में गया तो सारा सिक्योरिटीज तो जाने वाला ना तेरे नीचे बेटा, उसका कोई कुछ भी कर नहीं सकता। Firms with high systematic risk tend to be those whose sales, profits and stock prices follow the general trend in the level of economic or stock market activity. तो अभी कुछ ऐसे फर्म्स है जो ये जनरल ट्रेंड्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट बेटा, हाई सिस्टमैटिक रिस्क। These may include companies that deal in basic industrial goods like automobile manufacturers. The types of systematic risk क्या, depict depicted are what and listed below। क्या है सिस्टमैटिक रिस्क, तो बोलता है कि इंटरेस्ट रेट, मार्केट एंड परचेसिंग पावर और इन्फ्लेशनरी। अब बोलो इंटरेस्ट रेट गिर गया तो क्या होगा, अर्निंग्स कम होगा, तो वो एक रिस्क है। तुमको मालूम है इंटरेस्ट रेट में रेपो और रिवर्स रेपो क्या होता है, बोलो। Repo rate is the rate at which banks borrow from RBI, and reverse repo rate is the rate at which RBI raises funds from other banks. अदर बैंक्स, बराबर है। तो जब ये हिलता है तो पूरे मार्केट में देर आर व्हाट बेटा चेंजेस, यू नो, ये भी तुमको मनी कंट्रोल पे आएगा। रेपो रेट चेंज होता है, मनी कंट्रोल फेंकेगा नोटिफिकेशन, एंड वो बहुत नोटिफिकेशन फेंकता है, बट डोंट गेट इरिटेटेड। तुमको तुम देखने का जो चाहिए वो पढ़ो, नहीं चाहिए उसको इग्नोर करो, बट जो चाहिए वो पढ़ो वाले बहुत आएंगे। एंड तुम जितना पढ़ते बैठोगे उतना तुम्हारा ही नॉलेज बहुत बढ़ेगा विथ रिगार्ड्स टू थिंग्स गोइंग अराउंड यू। इट्स द होल नॉलेज वाला थिंग, ओके। तो इंटरेस्ट रेट, मार्केट रिस्क एंड इन्फ्लेशन। चलो इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द वेरिएशन in what beta, single period rates of returns caused by fluctuations in the market interest rate. It particularly affects debt securities as they carry what beta, fixed rate of interest. तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। अभी ये क्यों, मतलब इसको ना दोनों तरीके से देखा जा सकता है बेटा। रिस्क आप समझो समथिंग विच इज नॉट फेवरेबल टू अस। तो मैंने आज है ना बॉन्ड्स इशू किया 10% पे, बाद में इंटरेस्ट रेट गिरा 8% हुआ, मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे तो 10% पे ही पे करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए रिस्क बन गया। ठीक है, मेरा फ्लोटिंग रेट होगा, मैंने लिया होगा 8% पे, अभी रेपो रेट वगैरह बढ़ गया तो मेरा फ्लोटिंग में भी 8 का 9% हो जाएगा, वो भी मेरे लिए क्या होगा बेटा, रिस्क होगा। तो बेसिकली द चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स जो अपने लिए अनफेवरेबल है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। होल पॉइंट इज उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, इंटरेस्ट जिस तरीके से चेंज हो रहा है, आई डोंट हैव अ कंट्रोल एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट बेटा, इंटरेस्ट रेट रिस्क। देन कम्स नेक्स्ट क्या बेटा, मार्केट रिस्क। Market risk is associated with consistent fluctuations seen in the trading price of any particular share or what beta, security। volatility बहुत है शेयर के प्राइस में बेटा, तो वो क्या होता है, मार्केट रिस्क। दिस इज दैट इज
It arises due to rise and fall of the trading price of listed shares of securities in the stock market. तो वो मार्केट रिस्क भी अपने शेयर के प्राइस को अफेक्ट तो करेगा, ठीक है. Then purchasing power or inflationary risk. Purchasing power risk is known as the inflation risk. It is so since it originates from the fact that it affects the purchasing power adversely. It is not desirable to invest in securities during an inflationary पीरियड. ऑब्वियसली इन्फ्लेशन में लोगों का परचेसिंग पावर क्या रहता है, कम रहता है, तो सिक्योरिटी का प्राइसेस वगैरह भी ज्यादा होगा, वो टाइम पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए. अभी आपको ना सिर्फ ये याद रखे लिख के आना है, आपको ऑनेस्टली द मार्केट का इम्पैक्ट वगैरह जज करने का जरूरत नहीं. देन कम्स अपना काउंट अनसिस्टमैटिक. Okay, unsystematic risk is due to influence of internal factors prevailing within the organization. Such factors are controllable internal factors which are peculiar to a particular industry or what beta firms. It may be because of change in the management, labor strikes, which will impact the returns of a specific firms which are also facing the problem. It is micro in nature as it affects only a particular organization. It can be planned so that the necessary actions can be taken by the organization to mitigate, that is reduce the effect of the risk. मैंने वही वापस बोला था, इधर भी तुम एलिमिनेट नहीं लिखोगे, इधर भी तुम क्या लिखोगे बेटा, मिटिगेट ही लिखोगे, ठीक है. Higher proportion of unsystematic risk is found in firms producing non-durable consumer goods. Examples include suppliers of telephone, power, foodstuffs वगैरह. The types of unsystematic risks are depicted and listed below. क्या क्या है, कंट्रोलेबल माइक्रो, बिजनेस और लिक्विडिटी, एंड फाइनेंस और व्हाट बेटा, क्रेडिट रिस्क. So business risk is also known as what beta, liquidity risk. It is so since it originates from the sale or purchase of securities affected by business cycle, technology changes, etc. तुम्हारे कंपनी का बिजनेस साइकिल खराब है, तुम्हारे कंपनी का टेक्नोलॉजी आउटडेट हो चुका है, उसके वजह से तुम्हारे शेयर का प्राइस जो गिरता है वो ऑब्वियसली क्या है, तेरा बिजनेस रिस्क है. यू टेक अ बैड बिजनेस डिसीजन जिसकी वजह से तुम नुकसानी में चले गए, दैट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है. तो दैट इज योर बिजनेस रिस्क. फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क. Financial risk is also known as what beta, credit risk is arises due to change in the capital structure of the organization. The capital structure mainly comprises of three of these funds that source of what beta projects. वही अपना इक्विटी, प्रेफरेंस एंड आपका डेट, उसमें जो चेंजेस होता है वो आपका रिस्क आता है, ठीक है. सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अभी बाद में वो इंपॉर्टेंट आप नहीं पढ़ पाते, ठीक है. चलो फटाफट पढ़ लो एंड देन वी गो. पढ़ना भाई, पढ़ना, पढ़ने को बोला तो पढ़.
डन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, नाउ थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाएंगे बेटा। वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो व्हाट आर दिस थिंग्स? सी, रिटर्न इज प्राइमरीली मोटिवेशन, फोर्सिंग दैट ड्राइव्स द, मोटिवेटिंग फोर्स दैट ड्राइव्स द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? रिटर्न्स के लिए। तो रिटर्न्स ही वो फोर्स है जो तेरे इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। इट रिप्रेजेंट्स द रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग द इन्वेस्टमेंट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट property of security that the investors are concerned with is the returns that can be expected from holding the security. Earn a return on an investment requires a passage of time. तो अर्निंग करने के लिए आपको रखना पड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टेड। आज इन्वेस्ट किया, कल रिटर्न तो नहीं मिलेगा, तो आपको पैसेज ऑफ टाइम पे डिपेंड होना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम हैज पास्ड, वन में मेक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट of the rate of investments return that has been achieved. The word returns can be misleading since no single measure of returns can answer the possible questions regarding what beta results. The reasons lie in the fact that taxation, inflation, commissions, and the timing of cash flows all play major roles in correct calculations of what beta returns. ठीक है, तो रिटर्न्स दो होगा बेटा, एक करंट रिटर्न एंड एक व्हाट बेटा आपका कैपिटल रिटर्न। तो दोनों का मिला के क्या मिलेगा आपको? टोटल रिटर्न। First component that comes into mind when one is thinking about the return is the periodic cash flow income, as it is dividend or interest generated by investment. Current return is measured as a periodic income in relation to the beginning price of the investment. तो current return क्या है? Interest या dividend। तो वो रेट कैसे करोगे? जो ओपनिंग प्राइस होगा उसके हिसाब से जो मिला। जैसे मैंने 1000 रुपए का शेयर खरीदा और मेरे को 300 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो मैं क्या बोलूंगा? 300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो माई रिटर्न इज 30%। पर यही 1000 रुपए का सिक्योरिटी 1 साल के बाद मैंने 1200 में बेचा, तो अब ये 1000 और 200 का जो डिफरेंस है वो मेरा कैपिटल रिटर्न हो गया। अभी कैपिटल रिटर्न में मुझे क्या करना पड़ता है? पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है एंड देन मुझे वही ओपनिंग से ही, वैल्यू तो ओपनिंग से ही होगा, करेक्ट है। टोटल रिटर्न कितना मिला बेटा? 500। 300 तो इंटरेस्ट मिला और बेचा तो भी 200 एक्स्ट्रा मिला ना, तो टोटल रिटर्न कितना कमाया बेटा? 500। अच्छा, परसेंटेज वाइज वापस आई कंपेयर विथ द ओपनिंग ओनली। तो 500 ऑन व्हाट बेटा? 1000, तो मेरा 50% का क्या मिला बेटा? रिटर्न। सो ये इसने 20% दिया कैपिटल ने, करंट ने कितना दिया बेटा? 30%। ऐसे टोटल मेरे को कितना मिला बेटा? 50%। ठीक है, एवरीथिंग मेजर्ड ऑन द ओपनिंग प्राइस। The second component of the return is reflected in the price change called the capital return. This is simply the price appreciation or depreciation divided by again the beginning price of the asset. For the assets like equity stocks, capital returns predominates. मतलब इक्विटी के लिए तुम्हारा करंट से ज्यादा लोगों को कैपिटल में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। Thus, the total return of any security is defined as current return plus what beta? Capital return. The current return can be 0 or positive, whereas capital return can also be what beta? Negative. प्राइस गिर गया तो जैसे मैंने 1000 में खरीदा था, बेचने के टाइम पे 900 रुपए मिला, तो ये तो -100 हो जाएगा ना। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। करंट रिटर्न कभी भी नेगेटिव, माइनस नेगेटिव इंटरेस्ट मिलता है क्या किसी को? नहीं, या तो तुझे इंटरेस्ट 0 मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, तो कम से कम 0 हो सकता है ना। पर कैपिटल नेगेटिव भी जा सकता है, करेक्ट है। देन दे आर टॉकिंग टू अबाउट मेजरिंग द रिटर्न। मेरे को 1 मिनट दे, मैं एक कॉल आया था वो देख कर आता हूं। तुम लोग तो ध्यान देंगे बच्चे लोग। सो अभी है ना, दे आर मेजरिंग ऑफ रिटर्न्स पढ़ लेंगे, पर थोड़ा क्वेश्चंस पे आ जाओ। ये तुमको और थोड़ा कंटा आएगा, बट अपन क्वेश्चंस करते हैं आज। बोलो क्या क्वेश्चंस है तुम्हारे पास? 1।
ध्यान देंगे बच्चा, चलो। बोलता है एन इन्वेस्टर होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ राइट चॉइस लिमिटेड, करंट रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 5 पर शेयर। ठीक है, पर शेयर दिख रहा है क्या सबको? क्या बोलता है? पर शेयर। ठीक है, फिर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी कितना बेटा? 10%। एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज कितना? 9.62%। वी नीड टू फाइंड आउट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो सकता है? कैन आई कॉल दिस एज केई ओनली? क्योंकि केई क्या था? एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। तो उसने तुमको क्या पूछा है? सिंपली उसने पूछा है प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा जरा ट्राई मारो। तुमको क्या क्या मालूम है? 5 रुपया उसका है, तो ये क्या बोल सकते हैं? ये डिविडेंड है। फिर ग्रोथ रेट दिया है कितना? 10%। फिर के ही दिया है, मिल सकता है ना आराम से प्राइस ऑफ द शेयर। चलो, मिला? हाँ 151.97। नया बनाना पड़ेगा। कितना है ये? 20 है ना कि 90? हाँ, 18। चलिए, क्या बोलता है? 1। डिविडेंड कितना है? 5 ₹5 पर शेयर। फिर ग्रोथ 10%। फिर के विच इज एक्सपेक्टेड
रिटर्न कितना था 19.62%। तो अभी अपने को बोला है P0 विच इज गोइंग टू बी D1 अपॉन व्हाट बेटा K minus G which is going to be 5 upon 0.1962 minus 0.10, so 5 upon 0.0962 कितना थे बोल 51.97 रुपीज। ये आपका होगा रिटर्न्स। लिख दो। तुम लोगों ने डिविडेंड पॉलिसी में भी पूरा पर शेयर का प्राइस पूछने के बावजूद वॉल्टर का पूरा पूरा कंप्यूट किया है बहुत लोगों ने, वो एकदम रॉन्ग है। तो स्क्रॉल बच्चा नहीं। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। चलो क्या बोलते हैं बेटा, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कंप्यूट करने का है। करंट यील्ड ऑन यूएस 10-year ट्रेजरी इज 2.5%। द एवरेज एक्सेस हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न ऑन यूएस स्टॉक इज 7.5। बीटा ऑफ द स्टॉक इज 1.25। अभी ना ये तुमने किया हुआ है, थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंटेड है, ठीक है। तो जस्ट लुकिंग एट दिस, तुमको क्या लगता है तुम कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? ट्राई टू लुक इनटू इट। क्या कुछ ऐसा जाना पहचाना सा लग रहा है क्या तुम? बोल बोल, अब बोल आंसर। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या तुमको? दिस इज CAPM मॉडल लिमिट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ा था। उसमें आप कंप्यूट करते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न, और इसको हम लोग KE भी बोलते हैं। तो कैसे करते हैं? रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम इनटू द बीटा फैक्टर। ओके, रिस्क फ्री रेट क्या होता है बेटा? यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रिटर्न होता है वो अपन क्या मानते हैं बेटा? रिस्क फ्री। अब ना इसमें थोड़े लोग ने ऐसा उल्टा आपको दिया है खाने के लिए कि ये जो यूएस का ट्रेजरी है ना, बॉन्ड, करंट यील्ड, करंट रिटर्न्स ऑन द यूएस 10-year ट्रेजरी इज 2.5। दिस इज रिस्क फ्री। यूएस गवर्नमेंट का 10 साल का रेट है वो।
तो आपको वो तभी थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा, यानी कि ये बोल रहे हैं ये 2.5% ही वॉट रिस्क फ्री है। फिर क्या बोलता है, एवरेज एक्सेस हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न। एक्सेस मतलब क्या है, रिस्क प्रीमियम कितना है, 7.5। तो मेरा सिंपली आंसर क्या आएगा बेटा इसमें, तो मैं बोलता हूं कि मेरे लिए ये रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट क्या है, 2.5%. नहीं उसमें क्या लिखा है, 10 ईयर, मत ऐसा करते करते बाहर चली जाएगी तू। 10 ईयर यूएस का ट्रेजरी रेट है ना, तो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी रेट विच इज गोइंग टू बी कितना बेटा, 2.5%। फिर अपने को क्या चाहिए बच्चा, अपने को चाहिए रिस्क प्रीमियम, और इसको क्या लिखा है, एक्सेस Historical annual return. हिस्टोरिकल Annual return. एनुअल return which is 7.5%, and they have given me the beta factor is कितना, 1.25. 1.25। दिस इज टाइम्स ऑलवेज, ठीक है। बीटा का ये साइन है, बी नहीं है वो, सिर्फ वो ऐसा साइन है थोड़ा उसका, ये थोड़ा नीचे होता है और ये ऐसे होता है, बीटा फैक्टर। तो अभी मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, दिस इज एज पर CAPM, क्या है बेटा, RF प्लस RP into the beta factor, which is 2.5 plus 7.5 into 1.25। करो जरा, हाँ जी, 12.5. कितना 12.5. टोटल आंसर, हाँ. ये कितना है बोल, 710 है, तो इट्स गोइंग टू बी कितना बेटा, 12.5%। ये आपका मिला आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो बी रेडी फॉर दिस ऑल्सो, ये तुमको पता है क्या करने का है, बट वो लोग है ना वर्ड्स एंड कुछ फ्रेजेस ऐसे यूज करेंगे कि तुमको वो क्लिक ही नहीं होगा कि क्या है, बट यू विल हैव टू समहाउ ट्राई एंड मैनेज। इसलिए मैंने जानबूझ के ये सब डाला है कि तुमको वो मिलता रहे। इफ यू रियलाइज, अपने टेस्ट में भी मैं हमेशा तुमको थोड़ा अलग ही देने का कोशिश किया है, ताकि तुमको ना बहुत सारे वैरायटीज अभी तुम एक्सपोज हो चुके हो कि सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अपना टाइम वैल्यू का टेस्ट में हमने ट्रेडिशनली हमेशा पढ़ा था कि वो प्रीमियम और फ्लोटेशन चार्जेस ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, बट उसमें अपने स्पेसिफिकली लिख के दिया था कि इट शुड बी कंप्यूटेड ऑन इशू प्राइस। वो देखना पड़ेगा तुमको, क्वेश्चन में कुछ भी आएगा, कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू ओनली, बट बोला है जो फ्लोटेशन प्राइस पे, फ्लोटेशन प्राइस पे। हमने देखा वर्किंग कैपिटल में यूजुअली डेटाज आर टेकन ऑन सेल्स, बट क्वेश्चन चिक चिक के बोल रहा है कि टेक डेटाज ऑन कॉस्ट, तो डेटा हैज टू बी टेकन ऑन कॉस्ट। ये हम इसलिए मैं आपको डालता हूँ हमेशा, ताकि यू आर एक्सपोज टू दीज थिंग्स, तो पेपर में यू आर एकदम फुल प्रूफ। तुम सब खड्डे में ऑलरेडी गिर चुके हो, वहां यू शुड प्लीज बट थोड़ा ध्यान देके पढ़ो, यू शुड बी एबल टू पिक दैट। ठीक है, चलो ये लिख लो। पहले बोर्ड में से पहले हाँ मैं हाँ ठीक है मैंने पहले वो किया फिर बाद में बोल दे सकते उसमें एक मैथ्स को सॉल्व कर लो 11.8 in your specialty.
बोल सबको बोल। मैं यहाँ बोली मेरे पास जिनको नहीं आता वो तो वही के लिए फिर भी नहीं हो रहा है। सब आंसर गलत है। क्या हुआ है? 11.875 है। क्या गलत मारा तुमने? बोर्ड मार्क्स नहीं क्या तो अरे भगवान, मेरे ऐसा जबान पे आया था पर मेरे को लगा कर लोगे तुम लोग करके। तो पहले तुमको ये सॉल्व करना है फिर प्लस करना है। तो क्या होता है आंसर फिर? नहीं, पहले इसका आंसर, ब्रैकेट का आंसर क्या होता है? 375, तो 11.87। चल, डन क्या? आगे देखिए, थोड़ा कुछ और इजी वाला है क्या? रिस्क लेस रेट क्या अरे, रिस्क फ्री, रिस्क लेस। फिफ्थ पे आओ तो 1 मिनट। आज के लिए ये करते फिर आज रुक जाएंगे। नहीं, रुक जाएंगे। अभी क्या है, मेरा पोर्शन खत्म हो रहा है ना, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ हो सकता हूँ, बट मैं वापस बोल रहा हूँ, पोर्शन अभी खत्म हो जाएगा। आई एम कंपाइलिंग प्रैक्टिस सम्स। अगर मुझे दिखा ना तुम इधर आके टाइम पास करो प्रैक्टिस में, घर भगा देगा सीधा। इज्जत से पढ़ के आने का तो ही आओ। आई डोंट वांट टू रियली वेस्ट माय टाइम ऑन पीपल हु डोंट वांट टू स्टडी। फॉर्मेलिटी के लिए मत आओ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस सम्स में बहुत सीरियसली करना है। आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन टाइम एंड मेक यू डू सम्स कि 2 मिनट में करो, 4 मिनट में करो, एक जैसे आपको एग्जाम में एलोकेशन होगा टाइम का। तो तुमको उसके लिए खुद का बड़ा अच्छे से पढ़ के आना पड़े। देन इधर आके फालतूगिरी करोगे, मेरा टाइम वेस्ट करोगे, तो मैं तो घर भगा दूंगा सिर्फ, पहली बोल। चलो ध्यान देते। वंडरफुल ऑयल स्टॉक करंटली सेल्स एट 120 अ शेयर। तो इसका करंट सेलिंग प्राइस दिख रहा है। स्टॉक होल्डर्स एक्सपेक्ट टू गेट अ डिविडेंड ऑफ कितना बेटा? $6 नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या है? कैन आई से दिस इज D1 and they expect that the dividend will grow at the rate of कितना बेटा? 5% per annum. The expected return on the market is 12%. ये केई नहीं है, ये एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है। केई किसका रिटर्न होता है? इन्वेस्टर का होता है। इन्वेस्टर का एक्सपेक्ट बोल के खुद नहीं जाने का। दे एग्जैक्टली वेयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट कि एक्सपेक्टेड रिटर्न की किसका है बेटा? इन्वेस्टर। ये लाइन क्या बोलता है? ये एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका है बेटा? मार्केट का है। एंड द रिस्कलेस रेट इज 6%, विच इज ऑब्वियसली RF। ये क्या है? MR है ना? हाँ, MR माइनस RF इज RP। ठीक है, कहा था अपन? हाँ। वंडरफुल ऑयल अनाउंस दैट इट हैज वन अ $multi-trillion नेवी कॉन्ट्रैक्ट and in response to the news the stock jumped to कितना बेटा? 125 per share. You have to find the beta of the stock before and after the announcement. ठीक है, अब बीटा फाइंड आउट करने बोला। अब ऑब्वियस सी बात है, बीटा फाइंड आउट करने बोला है तो मेरे को CAPM तो यूज करना ही पड़ेगा। CAPM में मेरे 4 ही कंपोनेंट है।
एक RF, RP, बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, अब इनमें से आप देखो आपके पास क्या है, कुछ तो और होगा जिससे आप कुछ और फाइंड आउट कर सकते हो। एंड मुझे बिफोर एंड आफ्टर का उनको बीटा चाहिए। ठीक है, चलो ट्राई मारो।
चलो बीटा ढूंढने बोला बेटा, तो पहला रिक्वायरमेंट बीटा के लिए क्या चाहिए, के ही चाहिए, एक आरएफ चाहिए, एक आरपी चाहिए, तो बीटा मिलेगा। ओके, अब देखो कि जो जो चाहिए वो है या नहीं है। बराबर है, आरएफ है, हाँ है, कितना है, 6 लिखता हूँ, 6% ही है ना। हाँ, आरपी है, हाँ ऐसा तो नहीं है पर है, क्योंकि एमआर दिया है और आरएफ भी दिया है, तो मिल सकता है। कितना मिला, ये भी 6 मिला, इनटू बीटा। अब द क्वेश्चन इज के ही है, के ही ढूंढना पड़ेगा। अब ऐसा तुमको समझना, दिस इज द वे द सम शुड बी अप्रोच्ड। मैं तुमको इसलिए हमेशा बोलता हूँ, पहले क्या रिक्वायरमेंट है उससे चालू करो, उसमें देखो कि मुझे क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, फिर जो जो है वो लिखो, नहीं है वो ऑटोमेटिकली तुमको गाइड करेगा। अब के ही नहीं है, के कैसे ढूंढे, हाँ तो के ही ढूंढने का अपने को क्या तरीका है, के इज D1 अपॉन P0 प्लस G। ओके, के ही ढूंढना है, D1 है, हाँ अभी P0 में प्री एंड पोस्ट प्राइस मांगा है वो लोग ने, तो प्री वाला कितना आएगा, प्लस 0.05, बोल कितना, 5% है ये भी, बराबर है। तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूं क्या फिर, 10, ओके। तो दिस इज 6 प्लस 6 इंटू बीटा, तो 6 इधर आ जाएगा, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, 6 इंटू बीटा, तो 4 इज इक्वल टू 6 इंटू बीटा। सो बीटा इज 4/6, बीटा कितना, 6 ये फर्स्ट का बीटा मिल गया, ऐसे सेकंड का बीटा निकालने का हो गया सब, करेक्ट है। तो ये ना प्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसा ही रखो ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपनिंग। चलो कम हियर एंड देन वील राइट एंड देन वील गो। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर, बिफोर अनाउंसमेंट, चलो बेटा, बिफोर announcement, what are we looking at, तो के ही ढूंढू डायरेक्ट, D1 कितना है, P0 120, we shall take MPS before announcement। G is also, नहीं G कितना था, 5%, so K is equal to 6 ना?
मार्केट रिटर्न कितना बताया इसने? 12.6 ही है क्या? जीरो पॉइंट कितना आया? इसी तरीके का पोस्ट कर दो अभी। कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो? इधर तक ही सेम पोस्ट का कर दो, लिख दो फटाफट, चलो। नया के कंप्यूट करना पड़ेगा क्योंकि प्राइसिंग चेंज होगा, तो के भी चेंज होगा। के चेंज होगा तो बीटा भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली। assumption नहीं लिखना है ना ऐसे। क्या assumption? वो भी ये जीरो का एक वो क्वेश्चन पे एमपीएस सॉफ्टवेयर अनाउंसमेंट। हाँ तो उधर लिखा है वैसे ब्रैकेट में लिखना। इधर मैंने लिखवाया ना बच्चा आपको। हाँ वो assumption नहीं है, वो इंस्टा मतलब इट जस्ट एन इंफॉर्मेशन, सेम लिख दे। बोलो फाइनल आंसर क्या है? 0.633 0.639। बस बस टाइमस। चलो, so mostly officially we will end FM tomorrow and also start with your accounts. करो बंद।